दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर जवाहर इतिहास की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं, यह परंपरागत इतिहास है जो आर्य संस्कृति है उसकी बारे में बात करते हैं, जिसका वर्णन पुराणों और ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लिखित है। प्रलय एवं समतक कई हजार वर्ष पहले हुई थी। पुराणों में मनु की वंशावली का वर्णन महाकाव्य काल के राजाओं तक किया गया है। यही राजा रामायण और महाभारत के नायक थे और उसके पश्चात ऐतिहासिक काल महाभारत में वर्णित युद्ध का समय 3102 ईसा पूर्व माना जाता है कि राजवंशों का चित्रण है। राजाओं की इस वंशावली का निरंतर है, जिससे प्रतीत होता है कि उसकी रचना काफी सोच विचार और सत्कर्ता से की गई है। यदि हमारे पास केवल यही एक साहित्य स्रोत होता तो भारतीय इतिहास के प्रारंभ पर विचार करने का आधार सीमित हो जाता, परंतु 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक दूसरे प्रकार के साक्ष्य ने ऐसी ऐतिहासिक सामग्री प्रस्तुत की है जो पारंपरिक कथा से मेल नहीं खाती। यह साक्ष्य भाषा विज्ञान द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसके अध्ययन का 19वीं शताब्दी में यूरोप में और अन्यत्र महत्वपूर्ण विकास हुआ। भारत में संस्कृत के यूरोपीय विद्वानों को यह जानकर कुछ आश्चर्य हुआ कि संस्कृत संरचना और संभवतः उच्चारण की दृष्टि से ग्रीक और लैटिन से संबंधित थी और यह संबंध घनिष्ठ था। इससे यह बात सिद्धांत रूप में मान ली गई कि आर्य भाषा भाषी जातियों के पूर्वजों इंडो यूरोपियनों द्वारा मूल रूप में बोले जाने वाली भाषा एक ही थी। इंडो यूरोपियन लोगों का मूल स्थान कैस्पियन सागर के प्रदेश तथा दक्षिणी रूप के मैदान थे, जहां से वे धीरे धीरे बहुत से कबीलों में बट गए थे और एक नए चारागाह की खोज में यूनान, एशिया माइनर, ईरान तथा भारत तक फैल गए। इस समय तक वे आर्य कहलाने लगे थे। अब वैदिक साहित्य का गहन अध्ययन होने लगा और ऐसा सिद्ध होता है कि दिखाई दिया गया कि भारतीय इतिहास का आरंभ आर्यों के आगमन के साथ ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी में किसी समय हुआ था, परंतु सतर्कता के साथ निर्मित अतीत का चित्र 20वीं शताब्दी में फिर से विसंकलित होने लगा। 1921-22 में पुरातात्विक खोज में इस बात का पता चला कि आर्य सभ्यता से पूर्व भारत के उत्तर पश्चिम में एक और सभ्यता थी उत्तर पूर्व भारत में, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, जिसके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दो नागरिक केंद्र थे। इस खोज से पारंपरिक वर्णन का प्रारंभ भाग केवल पौराणिक कहानी बनकर रह जाता है। हड़प्पा संस्कृति समय लगभग 3000 ईसा पूर्व से प्राय 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अतः हम मनुओं के परिवार के साथ हड़प्पा संस्कृति के पार्थिव सह अस्तित्व की कल्पना करना कठिन है, क्योंकि दोनों की सांस्कृतिक संरचना एक दूसरे से सर्वथा भिन्न थी। इस प्रकार आरंभिक इतिहास के संबंध में सूचना के दो अलग अलग स्रोत हमें मिलते हैं। पहला ऐतिहासिक स्रोत है, जिसमें पुरातात्विक और वैदिक साहित्य से प्राप्त साक्ष्य हैं। दूसरा पारंपरिक, जिसमें पुराणों की कथा है। पुराणों की रचना वैदिक साहित्य की रचना के पश्चात हुई। घटनाओं का ऐतिहासिक क्रम कुछ इस प्रकार से रहा। प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ह्रास दूसरी ईसा पूर्व सहस्त्राब्दी में हुआ। जब आर्यों ने भारत के उत्तर पश्चिम प्रवेश किया तब 1500 ईसा पूर्व तक यह लगभग पूरी तरह विघटित हो चुकी थी। आर्य या इंडो आर्य, जो कि इंडो यूरोपियन के वंशज थे, इस समय तक बैक्टीरिया में और विदेश और उत्तरी ईरान पठार पर रहे। 1500 ईसा पूर्व के आसपास तक के हिंदू कुश के दर्रों से होकर उत्तरी भारत में प्रवेश हुए। प्रारंभ में वे चारागाह की तलाश में पंजाब के मैदानों में घूमते रहे, क्योंकि पशुपालन ही उनका मुख्य पेशा था। अंत में छोटे छोटे जंगलों को साफ करके बनाए गए ग्रामीण समुदाय में बस गए। धीरे धीरे खेतीबाड़ी का धंधा अपनाने लगे। सिंधु घाटी के प्रारंभिक लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। सिंधु घाटी के प्रारंभिक लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। यही समय जब ऋग्वेद के मंत्र, वैदिक साहित्य के प्राचीन उदाहरण कंठस्थ संग्रहित किए जाते थे। पुराणों के प्रारंभिक विवरण से
अनेक शताब्दियों के पश्चात लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व के मध्य की बात है संग्रहित किए गए। अतएव इसमें वर्णित घटनाओं में अंतर आ गया। वे बिल्कुल ही कपोल कल्पित नहीं है, क्योंकि उनमें ऐतिहासिक घटनाओं के संकेत मिलते हैं। मनु शब्द ने मानव के लिए जातिगत आधार प्रस्तुत किया है। राजा पृथ्वी द्वारा वनों को साफ करके कृषि प्रारंभ किए जाने के वर्णन में गंगा यमुना के अंचल में बसी प्रारंभिक आर्य बस्तियों की प्रतिध्वनि मिलती है। इसी प्रकार प्रलय की कहानी अनायास बेबीलोन की दंत कथा का स्मरण कराती है। नोआ के आर्क की कथा हिब्रुओं द्वारा भी अपनाई गई है। भारतीय स्रोतों में यह उस समय की स्मृति रही होगी जब आर्य लोग ईरान के पठार पर रहते थे और बेबीलोन निवासियों के संपर्क में थे, जिनमें उन्होंने प्रयास की बात सुनी है, प्रलय की बात सुनी है, या फिर दंत कथाओं सिंधु सभ्यता के लोगों में प्राप्त हुई होगी, जिन्होंने भी इसे बेबीलोन निवासियों से ही सुन रखा था। एक और संभावना यह हो सकती है कि मेसोपोटामिया की बाढ़ की अस्पष्ट स्मृति को सिंधु नदी में बार बार आने वाली बाढ़ के साथ मिला दिया गया और इस प्रकार बेबीलोन की कहानी ने भारतीय रूप ले लिया। जिस समय पुराण अंतिम रूप से संशोधित और संपादित किए गए, उस समय भारत के राजवंश अपना उद्भव सूर्य और चंद्र से स्थापित करने लगे थे और यह स्वाभाविक था कि इस संबंध में को विशेष प्राचीन राजा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। हमारा प्राचीन साहित्य स्रोत ऋग्वेद है, जिसके कुछ भागों की संरचना 1000 ईसा पूर्व के लगभग हुई है। शेष वैदिक साहित्य सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद की रचना बाद में हुई है। आर्यों के जीवन और संस्थाओं के ऐतिहासिक पुनर्निर्माण का आधार यही साहित्य है। रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्यों का संबंध उन घटनाओं को लगभग 1000 से 700 ईसा पूर्व के बीच घटित हुई थी। और आगे की बात करते हैं, परंतु इन कृतियों को जो रूप आज उपलब्ध है ईसा के प्रथम सहस्त्राब्दी के पूर्वार्ध के हैं। पहला क्या है, इन्हीं भी जिस काल की घटनाओं का वर्णन है उसका अध्ययन करने के लिए प्रमाणिक नहीं माना जाता, किंतु इन महाकाव्यों की घटनाओं को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक साक्ष्य मिल जाए तो उन्हें ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य स्वीकार किया जा सकता है। महाभारत जैसा कि आज उपलब्ध है संसार का सबसे लंबा काव्य है। इस महाकाव्य की मुख्य घटना कुरुक्षेत्र के प्रख्यात युद्ध के चारों चक्कर काटती है। भूमि के अधिकारों के लिए कौरव पांडवों युद्ध हुआ। यह युद्ध भूमि दिल्ली के उत्तर में एक उपजाऊ तथा सामरिक महत्व के क्षेत्र में मानी जाती है। कौरव धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, उनकी राजधानी हस्तिनापुर थी। पांडव उनके चचेरे भाई थे। कुरुवंशी सिंहासन के उत्तराधिकारी पांडव हुए। क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, इसीलिए वे शासन करने योग्य नहीं थे। कौरव इन 5 भाइयों से बहुत क्रुद्ध हुए। उन्होंने उनके विरुद्ध षड्यंत्र किया और अंत में उन्हें राज्य से निकाल दिया गया। इस उम्मीद में संघर्ष टल जाएगा, धृतराष्ट्र ने राज्य का विभाजन करके आधा भाग पांडवों को दिया और इंद्रप्रस्थ के निकट राजधानी बनाया। परंतु इस व्यवस्था में कौरव संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पांडवों को जुआ खेलने के लिए ललकारा। पांडव अपने भाग का आधा राज्य जुए में हार गए, किंतु समझौते के रूप में वह तय हुआ कि यदि 13 वर्ष पर में रहकर आए तो अपना राज्य पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि के अंत में जब पांडवों ने अपना राज्य मांगा तो कौरव उन्हें राज्य देने के लिए सहमत नहीं हुए थे। इसलिए पांडवों ने कौरवों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों के मध्य कुरुक्षेत्र में लड़ा गया युद्ध 18 दिन तक चला और उसके परिणाम कौरवों का अंत हो गया। तत्पश्चात पांडवों ने दीर्घ काल तक शांति स्थापित किया, शांतिपूर्वक राज्य किया। अंत में वे राज्य का परित्याग करके एक पांडव भाई के पौत्र को सिंहासन पर बिठाकर हिमालय में देवनागरी चले गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि मूल रूप में महाभारत एक स्थानीय संघर्ष का विवरण रहा होगा, परंतु चारणों की कल्पना ने इसे बड़ा चढ़ाकर अंत में ऐसा रूप प्रदान कर दिया कि हम इस उपमहाद्वीप के समस्त जनों लोगों को इस युद्ध में भाग लेते हुए पाते हैं। जनश्रुति के अनुसार इसके लेखक एक ब्राह्मण कवि व्यास माने जाते हैं। एक ब्राह्मण कवि व्यास माने जाते हैं, परंतु यह किसी एक व्यक्ति की रचना ही है, क्योंकि यह केवल युद्ध की ही
कहानी नहीं, बल्कि इसमें बहुत सी घटना हैं जिनमें से कुछ को तो मुख्य कथा से कोई संबंध नहीं है और अनेक क्षेपक सम्मिलित हो गए हैं जिनमें से कई अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। रामायण और महाभारत से छोटी और इसमें क्षेपक भी हुई है। कभी वाल्मीकि इसके मूल लेखक माने जाते हैं। रामायण में जिन घटनाओं का वर्णन है वे संभवतः कुछ बाद में घटी हैं, क्योंकि इन घटनाओं का केंद्र महाभारत की घटनाओं की अपेक्षा अधिक पूर्व की तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश माना गया है। कौशल के राजा के उत्तराधिकारी राम के विदेह की राजकुमारी सीता से विवाह किया। राम की सौतेली माता अपने पुत्र को कौशल के राज सिंहासन पर बिठाना चाहती थी और वे राम, सीता, लक्ष्मण को 14 वर्ष के लिए निर्वासित कराने में सफल हो गई। इस निर्वासन में वे तीनों दक्षिण भारत के वनों में पहुंचे और वहां कुटिया बनाकर सन्यासी के रूप में रहने लगे। किंतु लंका का राक्षस रावण सीता का अपहरण कर ले गया। राम ने वानरों के नेता हनुमान की सहायता से यह सेना का गठन किया। रावण के विरुद्ध एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें रावण और उनकी सेना मारी गई। सीता को मुक्त करा लिया गया। सीता को अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता सिद्ध करनी पड़ी। तब राम ने उनका पुनर्निर्मलन किया। 14 वर्ष समाप्त होने पर राम, सीता, लक्ष्मण कौशल लौटे, जहां उनका हार्दिक स्वागत किया। राम का राज्याभिषेक हुआ। उनका शासन समृद्धि तथा न्याय के लिए विख्यात हो गया। आज भी एक आदर्श राज्य का वर्णन करने के लिए राम राज शब्द का प्रयोग किया जाता है। राम का दक्षिण पार कर लंका पर विजय प्राप्त करने का वर्णन स्पष्ट से दक्षिण में आर्यों के प्रवेश का संकेत कराता है। चूंकि दक्षिण की ओर आर्यों के बढ़ने का समय साधारणतः 800 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, इसीलिए मूल रामायण की रचना इसमें कम से कम 50 वर्ष बाद हुई थी। कितने वर्ष बाद? 50 वर्ष बाद हुई। यह मान लिया जाए कि राम और रावण के बीच यह युद्ध हुआ जो गंगा घाटी के कृषकों के और विंध्य प्रदेश के आदिम शिकारियों फल एकत्र करने वाले समुदायों के बीच स्थायी रूप से होता रहता था। जो मूल रामायण की रचना का समय है और भी पहले मानना संभव हो सकता है। ऐसा भी समय के बाद में किसी संपादक ने इस घटनाओं का क्षेत्र अधिक दक्षिण की ओर और बढ़ा चढ़ाकर इसके साथ लंका का नाम जोड़ दिया है। ऋग्वेद के समय में आर्यों का भौगोलिक ज्ञान किस सीमा तक था, इसका निश्चय ऋग्वेद की ऋचाओं में निहित विविध नदियों के वर्णन से किया जा सकता है। ऐसा मालूम होता है कि ऋग्वेद के समय पंजाब और दिल्ली के प्रदेशों में तो फैल चुके थे, किंतु उन्होंने अभी पूर्व की ओर बढ़ना आरंभ नहीं किया था। बाद के वैदिक स्रोत संबंध दोनों महाकाव्यों में वर्णित घटनाओं के समकालीन रहे होंगे भारतीय भूगोल के अधिक विस्तृत ज्ञान का परिचय देते हैं। ये दोनों स्रोत समुद्रों, हिमालय, विंध्याचल पर्वतों तथा साधारण समस्त सिंधु के क्षेत्रों मैदानों में चर्चा करते हैं। जलवायु की दृष्टि से इस क्षेत्र में आज की अपेक्षा अधिक वर्षा होती थी और जहां आज यह विस्तृत मैदान मरुभूमि है वहां उस समय विशाल वन थे। प्रारंभ की कुछ शताब्दियों में आर्यों के विस्तार की धीमी गति थी। वनों को साफ करने के लिए पत्थर, कांच और तांबे की कुल्हाड़ी का प्रयोग किया जाता था और लगभग 800 ईसा पूर्व तक लोहे का आविष्कार शुरू नहीं हुआ था। हस्तिनापुर में कई खुदाई से ज्ञात होता है 700 ईसा पूर्व में लगभग लोहे का प्रयोग होने लगा था। लोहे के उन्नत औजारों के कारण विस्तार की गति बढ़ी तथा इसी कारण खेती का कार्य आसान हो गया। अब धार्मिक दार्शनिक चिंतन के लिए अधिक अवकाश मिलने लगा, जैसा कि लगभग 700 ईसा पूर्व में इसके बाद रचित ब्राह्मण ग्रंथों में उपनिषदों से स्पष्ट होता है। ऋग्वेद की ऋचाओं में उस समय के बहुत से जनों का उल्लेख है, विशेषतया जहां जनों के पारस्परिक संघर्षों जैसे 10 राग युद्ध की घटना हमें देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि सुदास पश्चिमी पंजाब में भरत जन का राजा था। सुदास पश्चिमी पंजाब में भरत जन का राजा था और विश्वामित्र उसके मुख्य पुरोहित थे, जिन्होंने सुदास के लिए अनेक युद्ध किए थे और उनमें सफलता प्राप्त की। किंतु सुदास विश्वामित्र के पदच्युत करके उनके स्थान पर वशिष्ठ को प्रमुख पुरोहित बनाना चाहते थे, क्योंकि उनका पुरोहित तो चित्त ज्ञान सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। इससे क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने 10 जनों का एक संघ बनाया कर सुदास पर धावा बोल दिया और जीत सुदास की हुई। जनजातियों के बीच अक्सर होने वाले युद्धों का कारण संभवतः पशुओं की चोरी और भूमि संबंधी झगड़ों से माना जाता है। युद्ध
अंतर जन संघर्षों तक ही सीमित नहीं थे। आर्यों को अब उत्तरी भारत के मूल निवासियों से संघर्ष करना पड़ा, जो अनार थे, जिनको आर्य लोग हुए ये समझते थे। इन अनार जातियों को पड़ी या दास कहा जाता था। पड़ी दुखदाई थे क्योंकि वे पशुओं को चुरा ले जाते थे और पशु ही आर्यों की मुख्य संपत्ति थी। इसके अतिरिक्त पड़ी विचित्र देवता की पूजा करते थे। दासों से युद्ध अधिक लंबा चला क्योंकि वे यहाँ भली भांति बसे हुए थे। आर्यों का निर्णायक रूप से विजयी होना इस बात से स्पष्ट है कि आगे चलकर दास शब्द का प्रयोग गुलाम के लिए किए जाने लगा। दास क्षुद्र समझे जाते थे क्योंकि उनका रंग काला होता था और उनके नाक नक्शे चपटे होते थे। इसके विपरीत ऐसा विश्वास किया जाता है कि आर्यों की त्वचा गोरी थी और उनके नाक नक्शा स्पष्ट सुंदर थे। इसके अतिरिक्त दासों की भाषा सर्वथा भिन्न थी, जैसे कुछ शब्द आर्यों द्वारा बोले जाने वाली वैदिक संस्कृति के अनुरूप रूप से आ गए हैं। और रहन सहन की बात करते हैं। रहन सहन का ढंग भी आर्यों के लिए अलग था। कुछ दृष्टियों में आर्यों का आगमन एक पिछड़ा हुआ कदम था, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति आर्यों की संस्कृति बहुत भिन्न थी या बहुत उन्नत थी। आर्य लोग जब भी नगरी सभ्यता से पूर्व स्थित में थे, उत्तरी भारत को फिर से ग्रामीण तथा बंजारा जीवन से निकालकर नागरिक संस्कृति के विकास की ओर प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। आर्य भारत में अर्ध विचरणशील पशुचारकों में आए थे। आर्य भारत में अर्ध विचरणशील पशुचारियों के रूप में आए थे। उनका निर्वहन मुख्यतः पशु उत्पादन से होता है और कुछ समय तक पशुपालन ही उनका मुख्य व्यवसाय रहा। उनके लिए गाय मूल का माप ही थी, बहुत बड़ी मूलतः समझी जाती थी। भाषा की अनेक प्रारंभिक अभिव्यक्तियों पशुओं में संबंध थी। इस प्रकार गविष्टि, जिसका शाब्दिक अर्थ गायों की खोज करना है, का अर्थ युद्ध करना हो गया, जिसका स्पष्ट अभिप्राय है कि पशुओं के अपहरण, पशुओं की खोज के परिणामस्वरूप बहुधा जनों में युद्ध छिड़ जाते थे। यह जन सम्मत गाय को देवक पशु समझे जाते थे, उनकी पूजा करते थे। और यह जान सम्मत हो गया कि सामान्य रूप से गौ मांस खाना वर्जित था, परंतु कुछ विशेष अवसरों पर गौ मांस खाना शुभ समझा जाता था। गाय तो वैसे ही पूजी जाती थी, परंतु आर्थिक दृष्टि से उसका महत्व होने के कारण और भी श्रद्धा से देखा जाता था। बाद में गाय को पवित्र मानने की अविवेक की प्रवृत्ति के कारण शायद यही रहा होगा कि आर्यों द्वारा पाले गए अन्य पशुओं में घोड़े को गौरवर्ण स्थान दिया जाता था, गौरवर्ण स्थान प्राप्त था। आवागमन तथा युद्ध के लिए घोड़ा अनिवार्य था। वहीं मनुष्यों तथा देवताओं को रथ खींचने में काम आता था। जंगली पशुओं व्याघ्र से पहले सिंह के बारे में लोगों को जानकारी हुई। हाथी एक जिज्ञासा की वस्तु समझा जाता था और उसका वर्णन हाथ वाले पशु मृग हस्तनी के रूप में किया जाता था। हाथ से संकेत उसकी सूंड की ओर था। सर्प अनिष्टि का घोतक था और यह मत अधिकांश आदिम समुदाय में जन सामान्य के लिए सुप्रचलित थी। सर्प शक्ति का प्रतीक माना जाता था और यह विश्वास शक्तिशाली नागजनों के साथ संघर्ष के कारण बन गया, जो सर्प की पूजा करते थे। जनों के अधिक स्थायी रूप से बसने पर इनके पेशे में भी परिवर्तन हुआ। पशुपालन के स्तर पर उन्होंने कृषि को अपनाया, क्योंकि लोहे के उपयोग के परिणामस्वरूप भूमि को साफ करवाना अब सरल हो गया। इस प्रक्रिया में आग ने और अपनी भूमिका निभाई। फायर निस्संदेह कुछ वन जला डाले गए, किंतु आर्यों के जीवन में लकड़ी का विशेष महत्व था। इसलिए वनों को जलाने की अपेक्षा उन्होंने काटना संभवतः भूमि साफ करने की अधिक सामान्य विधि समझी थी। प्रारंभ में भूमि गांव की साझी संपत्ति होती थी, परंतु ज्यों-ज्यों इकाइयां समाप्त होती गईं, भूमि गांव के परिवार से बढ़ती गई। इस प्रकार निजी संपत्ति का जन्म हुआ, जिनके साथ साथ स्वामित्व, भूमि के झगड़े, उत्तराधिकार का प्रश्न आदि समस्याएं भी सामने आईं। कृषि को मुख्य व्यवसाय के रूप में अपनाने के फलस्वरूप बहुत अधिक व्यवसाय का उत्पाद हुआ। बढ़ई इस समुदाय का एक अंतिम सम्मानित सदस्य रह गया, क्योंकि यह केवल रथ नहीं बल्कि एक हल भी बनाता था। जंगलों से अधिकाधिक मात्रा में कुल्हाड़ी प्राप्त करने के कारण भी बढ़ईगरी एक लाभप्रद व्यवसाय बन गया था, जिनके बढ़ई के पेशे को और अधिक गौरव प्रदान किया गया। ग्राम समुदाय का अनिवार्य सदस्य धातु का, जो तांबे, कांसे, लोहे का प्रयोग करते, कुम्हार, चमड़े का काम करने वाले,
बिदलकारी वैद्य का काम करने वाले था जुलाहे थे। कृषि ने व्यापार का मार्ग प्रशस्त किया। गंगा घाटी के साथ साथ पूर्व की ओर भूमि साफ हो जाने से गंगा नदी प्राकृतिक रूप से व्यापार का मुख्य मार्ग बन गई थी और उसके किनारे पर बसी अनेक बस्तियां क्रय विक्रय का केंद्र बन गईं। अधिक समृद्ध भूपतियों में से भी जो खेती करने के लिए श्रमिकों को रख सकते थे, व्यापारिक वर्ग का उदय होना संभव था, क्योंकि उनके पास इसके लिए अवकाश भी था और पूंजी भी थी। इस प्रकार समाज के भूपतियों में से ही व्यापारी वर्ग का जन्म हुआ। प्रारंभ में व्यापार स्थानीय क्षेत्रों तक सीमित था और संभवतः आर्यों ने बहुत दूर जाने का साहस भी नहीं किया। फिर भी ऋग्वेद में जलयानों और समुद्री यात्राओं की चर्चा हुई थी, जो पूर्णतः काल्पनिक नहीं हो सकती थी। यह तो हो सकता है कि फारस की खाड़ी के किनारे पर स्थित पश्चिमी एशिया के समुद्री व्यापार केंद्रों के हड़प्पा के समय से भारतीय व्यापार को अधिकाधिक अपने हाथ में रखे जाने का प्रयास किया। यद्यपि संभव है यह व्यापार तटीय क्षेत्रों तक सीमित रहा और संभवतः आर्यों की अर्थव्यवस्था पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। चूँकि आर्यों का शिल्प विज्ञान उतनी उन्नत अवस्था में नहीं था, इसीलिए व्यापार स्थानीय क्षेत्रों में ही संभव था। इस समय व्यापार का अर्थ था कि वस्तु के बदले वस्तु लेना। बड़े सौदों में गाय मूल्य की इकाई मानी जाती थी, इसलिए कोई भी व्यापारी दूर देशों से व्यापार नहीं कर सकता था। मूल्य के माप के रूप में निष्क का उल्लेख किया गया था। बाद में यह नाम निष्क एवं स्वर्ण मुद्रा के लिए प्रयोग किया जाने लगा, परंतु उस समय यह संभवतः सोने का एक माप रहा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, यदि नए हैं तो दो बार नहीं करना है। अंत में यही कहता हूँ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।